हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैंने शेखर एक जीवनी के जो कथासार आप लोगों के साथ चर्चा की थी। आज मैं उसके बाद का हिस्सा चट्ट चित्रण, भाषा शैली, देशकाल और वातावरण, फिर उद्देश्य, संवाद योजना, इन सभी पर चर्चा करूँगी। तो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चट्टचित्रण पात्रों को प्रमुखतः दो वर्गों में यहाँ विभक्त किया गया है, मुख्य पात्र तथा गौण पात्र। 2 नंबर में है पुरुष पात्र तथा स्त्री पात्र। प्रमुख पुरुष पात्र है मुख्य पात्र में पंडित हरिदत्त, शेखर के पिता, जो अनुशासन प्रिय है। वे उच्च पदाधिकारी, पाश्चात्य और अंग्रेजी भाषा के पक्षधर है। उसके व्यवहार में बहुत कठोरता है, उदार हृदय के व्यक्ति है। वो अहमनिष्ठ और अधिकार भावना से ग्रसित है और उनका शरीर गठे हुए उद्यम शरीर वाले हैं, लंबे कद के और गौर वर्ण के हैं। ठीक है ना। ये हो गया उसके हरिदत्त का चरित्र के मतलब चरित्र में आए हुए गुण। फिर शेखर इस उपन्यास का नायक है। वो बंधन से मुक्त रहना चाहता है, क्रांतिकारी है, जिज्ञासु है, विरोधी, अहम, प्रेम, वासना, घृणा का समन्वित रूप, चिंतनशील है, कविता से रुचि रखने वाला व्यक्ति है और आदर्शवादी, सिद्धांत प्रिय युवक है। फिर स्त्री पात्र में हम देखेंगे सरस्वती, शेखर की बड़ी बहन, शेखर की प्रतिमूर्ति और गुरु है, सरल हृदय वाली और पवित्र हृदय वाली। शारदा, मद्रासी लड़की, जिसके प्रति शेखर सर्वप्रथम आकर्षित होता है। सामाजिक नियमों से वो बंधी हुई होने के कारण शेखर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। फिर शशि, उपन्यास की नायिका तथा शेखर की दूर की मौसेरी बहन, इसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। शांति, मतलब इसे शांता भी उपन्यास में कहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। 18-19 वर्ष की तपेदिक की मरीज, वासना के प्रति उन्मुख तथा परिस्थितिवश विवश होकर शेखर के प्रति प्रेम एवं वासना का अभ्युदय। फिर वो जो लड़की मर जाती है ना। फिर गौण पात्र में आता है शेखर की माँ, हरिदत्त की पत्नी है, निरपेक्ष स्वभाव वाली संस्कारशील महिला। कुमार है अवसरवादी लड़का, जो पुरुष और परिस्थिति, इस खंड में शेखर से मुलाकात होता है। अवसरवादी लड़का, स्वार्थी एवं लज्जाहीन युवक, धन के अलावा वे किसी से भी संबंध न रखने वाला व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त नौकरानी अत्ति, कमला, मनिका, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त, सदाशिव की माँ, शारदा की माँ, विद्यापति ऐसे पात्र हैं जो कथानक के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करेंगे देशकाल और वातावरण। किन परिस्थिति में शेखर एक जीवनी की रचना हुई थी। शेखर एक जीवनी में प्रायः अधिकांश कथा स्मृति रूप में उकेरी गई है, जो पूर्वदीप्त शैली में लिखा हुआ है ना, इसलिए इसमें अंतर्द्वंद का गहन स्तरों पर चित्रण हुआ है। शशि शेखर से जेल में मिलती है। शशि की मुख मुद्रा से शेखर अनुमान लगा लेता है कि शशि कुछ कहना चाहती है किंतु कह नहीं पाती। तो ऐसे जो मतलब अंतर्द्वंद का गहन स्तरों पर यहाँ चित्रण हुआ है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, इस तरह से। वहाँ बाहिक का कोई वर्णन नहीं हुआ है, सिर्फ अंतर्द्वंद का ही वर्णन हुआ है। व्यक्ति मन को उकेरने में जिस बाह्य वातावरण का आवश्यक है, उसका यहाँ सही रूप में चित्रण हुआ है। जैसे मन की कुंठाएं, घुटन होने से कैसे मुख लाल हो जाते हैं, उसकी अदम्य वासना में किस तरह छटपटाते हैं, और तद्गत मूल्यहीनता, आत्मिक विद्रोह भाव में वो किस तरह पूरे लाल हो जाते हैं। अहम और अचेतन मन की क्रियाओं का सफल प्रतिफलन हुआ है। ये लेखक ने, मतलब उपन्यासकार ने, इसकी मतलब ये चेहरा, ये सब दिखाया हुआ है। मतलब बाहिक विवरण भी यहाँ किए हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अंतर्द्वंद का गहन स्तरों पर उन्होंने ज़्यादा चित्रण किया है।
स्थानीय वातावरण का दृश्य लखनऊ, कश्मीर, मद्रास, महाबलीपुरम आदि अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है। स्थायी वातावरण में क्या होता है, मतलब जैसे वहाँ अछूत ब्राह्मण और अछूत वर्गों में किस तरह, मतलब छुआछूत को लेकर क्या प्रश्न उठे थे, कैसे विद्रोह हुआ था, इस तरह से। तो कॉलेज में छुआछूत के प्रश्न पर झगड़ा होना और फिर शेखर जीत कर और इससे प्रेरित होकर मालाबार में अछूतों की दशा देखने के लिए वो चला जाता है। यहाँ अनमेल विवाह, सामाजिक दुराव भाव, शेखर एवं शशि के भाई बहन का संबंध के बावजूद उनका वासनामय प्रेम व्यवहार, मद्रासी एवं पंजाबी जीवन, इनमें पाश्चात्य प्रवृत्ति का अभ्युदय आदि के चित्र भी बड़े सजीव बन पड़े हैं। शेखर के व्यक्तित्व को विद्रोही स्वरूप प्रदान करने में तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी यहाँ योगदान रहा है। मतलब किन किन परिस्थितियों में यह शेखर एक जीवनी की रचना हुई है, तो ये सब बारीकी से देखना। शेखर अपने संस्कारग्रस्त परिवार में घुटन अनुभव करता है। इतना संस्कारग्रस्त है कि वो वहाँ घुटन, मतलब जैसे सांस भी नहीं ले पाएंगे, ऐसा अनुभव करते हैं। तो दूसरी ओर ब्राह्मण और शूद्र के बीच जो हॉस्टल होता है ना, के बीच विभाजक रेखा से वो असंतुष्ट होकर ब्राह्मण हॉस्टल भी छोड़ देता है, फिर शूद्रों के हॉस्टल में आकर रहने लगता है। शेखर एक जीवनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई है, इसीलिए शेखर की स्मृतियों में विश्व युद्धजन्य सामाजिक भूखमरी, महंगाई, बीमारी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन शामिल है। तो कालांतर में क्रांतिकारियों के साथ शेखर का संबंध बनता है। इस प्रकार उपन्यास में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो दूसरा खंड में होता है ना, विदेशी वस्तुओं के प्रति जो उनका घृणाभाव हो जाता है, तो उपन्यास में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जेल जीवन का चित्र, कांग्रेस के कैंपों, क्रांतिकारियों की गतिविधियों आदि के वातावरण सशक्त रूप में वर्णन हुआ है। तो इन परिस्थितियों के परिस्थितियों में ही इस उपन्यास का रचना हुआ था। तो उपन्यास में ऐसी ऐसी समस्याएं इसीलिए दिखाई देती है। फिर आते हैं भाषा शैली। शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसलिए जो घटना है शेखर की स्मृतियों में ही घटता है। इसमें सभी भाषा सरल और स्वाभाविक है। कहीं कहीं अलंकृत और काव्यात्मक भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है, जैसे चांद निकल रहा है, नाव की गति से नदी पर उठी हुई छोटी छोटी मछलियाँ चांदनी में चमक कर पड़े हट जाती है, मानो बुला रही हो। जहाँ उपन्यासकार विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसका चिंतन पक्ष प्रबल होता है। वहाँ गंभीर परिष्कृत और चिंतन प्रधान भाषा का प्रयोग करता है। संवादों में प्रयुक्त होने वाली भाषा साधारण बोलचाल की नागर भाषा है। जैसे शेखर ने पूछा, नई ड्यूटी लगी है? जी नहीं। कब से हो? 3 बजे से। जहाँ इसमें एक और परिष्कृत हिंदी का प्रयोग हुआ है, वहाँ संवादों में और कविताओं में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे माँ भी तो माँ है, वो समझती है, बेटे से पूछती है शर्मीले को अंग्रेजी में क्या कहते हो? शाय। और कहते ही वो समझ जाता है और अपनी को कोसने लगता है, यह शाय है। इसके साथ ही उपन्यास के सभी पात्र शुद्ध तत्सम शब्द प्रधान भाषा के साथ साथ, तत्सम शब्द यानी संस्कृत हिंदी मिश्रित तत्सम शब्द प्रधान भाषा के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग होते हैं। जैसे बाबा मदन सिंह की बोली, उनका वचन किस तरह है? बाबा बोले, देखिए आजकल न जाने मन क्यों दुखी रहता है, शायद मैं कोई नया सूत्र पाने वाला हूँ। तो यहाँ सभी भाषा पात्रानुकूल ही प्रयोग किया हुआ है। संवाद योजना देखते हैं। शेखर एक जीवनी में संवाद योजना कहीं तो अधिक विस्तृत है और कहीं अधिक संक्षिप्त है। कुछ संवाद लंबे लंबे और दुरू तथा कई कई पृष्ठों तक चलते हैं। एक एक संवाद कई कई पंक्तियों का है और कई संवाद पूर्वा से संबंधित तथा अति संक्षिप्त है। संक्षिप्त संवाद योजना। इस उपन्यास में कथा के विकास, पात्रों के क्रियाकलाप, वातावरण के चित्रण और लेखकीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए अज्ञे जी ने सानुकूल संवाद प्रस्तुत किए हैं। उनके कुछ संवाद तो मात्र अयम और हूँ, मतलब किसने कुछ पूछा तो अय और हूँ, मतलब इस तरह से हम जैसे जवाब देते ना, या क्या, जैसे एक एक शब्द तक ही सीमित है।
और कुछ संवाद 1-2 कथनों उपकथनों तक चलते हैं। जैसे शशि और शेखर के कथन से ले सकते हैं। आप आगे पढ़ेंगे नहीं, ये शशि पूछती है। शेखर जवाब देता है, पढ़ूंगा तो, पर जाने की क्या जल्दी है। दीर्घ संवाद योजना। इस प्रकार के संवाद विस्तृत, लंबे तथा अधिकांश वक्तव्यों के रूप में हैं, परंतु रोचकता और सजीवता यहाँ भी पूर्ववत है। अनपेक्षित विस्तार कहीं भी नहीं है। जो भी विस्तार दिखाई देता है वो पात्रों की स्थिति अथवा कथानक को गति देने के लिए एक आवश्यकता बनाकर ही दिया है। इस प्रकार के संवाद अधिकांश तर्क वितर्क वाले प्रसंगों में ही व्यवहृत हुए हैं। जैसे शेखर ने एकाएक पूछा था, अच्छा यह तो बताओ, तुमने उस CID वाले को पीटा भी था कि मेरी तरह ही आए? पीटा तो था, इतना उद्धत व्यवहार करके वो अछूता लौट जाता तो मैं आयु भर अपने को क्षमा नहीं कर पाता। ये मतलब दीर्घ संवाद है। इतने मतलब लंबे लंबे संवादों का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। अभी उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे हैं। मतलब इस उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एकमेव उद्देश्य इस तरह है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोषों का चित्रण करना, धार्मिक पाखंड का चित्रण करना, निम्न वर्ग के स्वाभिमान का चित्रण करना, अछूत भावना का प्रतिरोध करना, पुरुष प्रधान सभ्यता और नारी की स्थिति का चित्रण, व्यक्ति के राष्ट्रीय बोध का चित्रण, वैश्य समाज की आर्थिक दुर्वस्था का चित्रण करना, व्यक्ति की अदम्य काम भावना का चित्रण करना, नारी की विषम सामाजिक स्थिति का चित्रण करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं।